तो चलिए बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी का जो गद्य खंड है उसका पहला अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा 1936 में लाहौर में एक भाषण दिया जाता है। उसी भाषण से इस अध्याय को लिया गया है। ये आप लोग देख रहे होंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो ये आप लोग 3 को फोटो देखिए और इसके बारे में आप समझिए। एक लड़का है जो फूल में पानी डाल रहा है, एक दूसरा लड़का है जो क्या कर रहा है, जूता बना रहा है, और एक तीसरा लड़का है जो गाय से दूध निकाल रहा है। तो ये 3 लड़का जो है अलग अलग काम को कर रहा है। तो जो काम है उसको श्रम बोलते हैं। और इसको जब बांट दिया गया कि ये तुम करोगे, ये दूसरा लड़का करेगा, ये तीसरा लड़का करेगा, जब ऐसे कर दिया गया तो इसको हम लोग विभाजन बोलेंगे, मतलब श्रम विभाजन। लेकिन बच्चों, जब ये जाति के आधार पर बांटा जाएगा कि इस जात के लोग फलाना काम करेंगे, दूसरे जात के लोग दूसरा काम करेंगे, तो जब जाति के आधार पर बांटा जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, जाति प्रथा। तो आप लोग पूरे समझ चुके होंगे। यही सारा चीज को हम लोग लाइन बाय लाइन से इस अध्याय में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 3 गो फोटो है। एक तथागत बुद्ध का है, ये है महात्मा कबीर का, और ये कौन है, महात्मा ज्योतिबा फुले हैं। इनका फिल्म अभी आया है, फुले फिल्म, जिनका पुरजोर तरीका से विरोध किया जा रहा है। बच्चों, यह अगर आप लोग टाइम मिले तो जरूर जाकर के फिल्म देखिए, क्योंकि इसमें दिखाया गया कि जो हमारे जो पीछे के लोग थे या हमारे जो पूर्वज लोग थे, उन लोग को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा था, वो कैसे अपने जीवन यापन कर रहे थे, वो सारा चीज के बारे में उसमें दिखाया जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं अध्याय को। भीमराव अंबेडकर। अध्याय शुरू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, भीमराव अंबेडकर के बारे में जानेंगे, जो इसके लेखक हैं अध्याय के। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी कब होता है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ। दलित परिवार मतलब एससी कैटेगरी, आप लोग को पता होगा तो ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट इसको बोलते हैं। और इसके ये महार जाति में जन्म लिए। दलित परिवार के महार जाति में मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सुपठित जनों में से एक थे। सुपठित मतलब ये सबसे पढ़े लिखे थे। और आज भी बच्चों, जितना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पास डिग्रियां हैं 32, उतना तो डिग्री अभी तक भी किसी के पास नहीं है, इतना टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद। देखिए, प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश, ये आप लोग एक नाम देख रहे होंगे, बड़ौदा नरेश। बड़ौदा एक जगह का नाम है जो गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और नरेश का मतलब होता है राजा। तो बड़ौदा नरेश, उनका नाम था शाहू जी महाराज। क्या नाम था बच्चों, शाहू जी महाराज। शाहू जी महाराज थे। शाहू जी महाराज के प्रोत्साहन पर, मतलब वही प्रोत्साहित किए कि जाओ हम पैसा देंगे, आप पढ़ो। पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, कहाँ गए, अमेरिका। न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में पड़ता है। बच्चों, यहाँ पर एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी है। क्या है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि वहां पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की उस यूनिवर्सिटी के आगे मूर्ति लगी हुई है। फिर वहां से लंदन गए। कहाँ गए, लंदन। और लंदन जाकर के ये बैरिस्टर की पढ़ाई करते हैं। इंग्लैंड गए, उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा। अनुवाद के जरिए मतलब देखिए, अब यहाँ पर धार्मिक जो ग्रंथ है, जो भी धार्मिक ग्रंथ है भारत में, उस सारे चीज को अनुवाद के जरिए, जो पौराणिक ग्रंथ है, पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा। मतलब वो सारा संस्कृत में लिखा हुआ है। ये जो धार्मिक ग्रंथ है, पौराणिक ग्रंथ है, ये सब क्या है, संस्कृत में लिखा हुआ है। अगर हम लोग देखें, जो मुसलमानों का कुरान है तो उसको क्या लिखा गया है, उसको उर्दू में लिखा गया है। तो सारे धार्मिक ग्रंथ को क्या किए, ये ट्रांसलेट करवाए या ट्रांसलेट किए, और उसके बाद ये सारे चीज को अध्ययन किए। अब ये क्या चीज में अनुवाद किए होंगे, तो अंग्रेजी में अनुवाद करके इन्होंने जरिए पढ़ा। और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। तो चलिए बच्चों, और इनके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं, सीखते हैं। सब मिलकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के प्रख्यात बनकर उभरे। ये देखिए, यहाँ पर मीमांसक, विधिवेता। विधिवेता मतलब देखिए, विधि मतलब होता है कानून, नियम, और वेता मतलब जानकार। तो जो कानून के अच्छे जानकार रहेंगे उनको बोला जाएगा विधिवेता। अर्थशास्त्री तो आप लोगों को पता चलिए क्या होगा, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, शिक्षाविद उनको बोलेंगे
जो ज्यादा मतलब शिक्षा को महत्व देते होंगे, धर्म दर्शन के व्याख्यात बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। जब ये आते हैं लंदन से बैरिस्टर बन के, तो ये अपने देश में, स्वदेश मतलब देखिए, स्वदेश मतलब अपने देश इंडिया में, ये क्या करते हैं, वकालत करते हैं। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार का सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। बच्चों, ये जब वकालत कर रहे होते हैं तो एक भारत के ही आदमी रहते हैं जो बहुत अमीर हैं, और उनके एक लड़का रहता है, वो बहुत अमीर है लेकिन उनका एक ही लड़का रहता है, और उस लड़का को भी किसी कांड में उसको फांसी की सजा सुना दी गई होती है। तो वो आदमी जगह जगह जाता है कि मेरे लड़का को कोई बचा लो, अगर मेरे लड़का को कोई बचा लेता है तो मेरा जितना संपत्ति है उसका मैं आधा दे दूंगा। जगह जगह जाते हैं। तो ऐसे ही जाते जाते ये चले जाते हैं जहां पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर वकालत कर रहे होते हैं। तो ये जो वकालत कर रहे होते हैं, तो ये जहां पर इन लोग का बेंच होता है, वहां पर ये लोग बैठने के लिए नहीं वहां पर मिलता है, उनको भगा दिया जाता है, और ये जाकर के गेट पर अपना बोरिया बिस्तर वहां पर लगा करके और चुपचाप अपना बैठे रहते हैं। और जो आदमी है वो डायरेक्ट चले जाते हैं अंदर, और अंदर जाने के बाद वहां पर अन्य वकीलों से बोलते हैं कि मेरे बच्चे को आप लोग बचा लीजिए, मेरे बच्चे को फांसी की सजा सुना दी गई है, और बताते भी हैं मतलब किस किस कांड में। ठीक है, तो लोग सब मजाक उड़ाता है, अरे जाओ जाओ जाओ, तुम्हारा जो गेट पे बैठा हुआ है वो केस लड़ेगा, तुम्हारे बच्चे को बचा लेगा। तो व्यक्ति जाता है और बाबा साहब से ये सारे बात बताता है, तो बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बच्चे को मैं बचा लूंगा, आपके बच्चे का मैं केस लड़ूंगा। तो विश्वास करते हैं, और अगला तारीख आता है, जज साहब आगे आते हैं, फिर वो बोलते हैं, सजा फिर सुनाई जाती है, बोला जाता है कि इसको फांसी की सजा सुनाई जाए, मतलब फांसी की सजा कर दी जाए। तो जज साहब ये तो फांसी सजा सुना देते हैं। अब उसको ले जाया जाता है फांसी पर लटकाने के लिए। जो जलाद होता है वो रस्सी बांधता है, और जैसे रस्सी बांधता है तो बाबा साहेब अम्बेडकर उसी समय जाकर के उसको रोक देते हैं, क्योंकि वो वचनबद्ध थे कि मैं आपके बच्चे को मैं बचा लूंगा। जब केस लड़ रहा है, मतलब केस चल रहा होता है, तो उस समय ये कुछ नहीं बोलते हैं। तो लड़का के पापा को लगता है, मतलब उसके बाबू को लगता है यार ये तो मेरे बच्चा को बचा ही नहीं रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। लेकिन जब उसके बच्चे को फांसी की सजा लगती है तो उसी समय जाके बोलते हैं ठहरो, जज साहब बोले हैं कि केवल इसको फांसी की सजा मतलब सुनाई जा रही है फांसी पर लटकाने के लिए। ये नहीं जज साहब बोले हैं कि इसको तब तक लटका के रखना है जब तक के लिए ये मर ना जाए। इस प्रकार से उस बच्चे को बचा लेते हैं। तो इस प्रकार से ये वकील थे, बैरिस्टर थे। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों और स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके चिंतन व रचनात्मकता के प्रख्यात 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। ये तीनों लोग को आइकन मानते थे अपना। किनको? बुद्ध को, कबीर को और ज्योतिबा फुले को। आप लोगों को मैंने फोटो दिखाया शुरू में, महात्मा बुद्ध का, तथागत बुद्ध का, महात्मा कबीर का और महात्मा ज्योतिबा फुले का। देखिए, भारत के संविधान निर्माता में उनकी महती भूमिका और एक निष्ठा समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए, उन्होंने क्या किया, महती मतलब बहुत ज्यादा, महती माने सबसे ज्यादा भूमिका निभाई। क्या चीज करने में? तो संविधान निर्माण करने में। इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रारूप मतलब होता है कि जो संविधान का ढांचा रहेगा किस प्रकार से रहेगा, संविधान में क्या क्या लिखाएगा, ये सारे चीज के बारे में कौन बताए? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की संविधान का निर्माण है वो कैसे कैसे, इसमें क्या क्या चीज रहेगा सब। क्योंकि इन्होंने जो विकसित देश है या विकासशील देश है वहां के सारे संविधान के बारे में इन्होंने पहले जानकारी हासिल की कि वहां पर क्या जो संविधान है, संविधान में क्या दोष है, क्या गुण है, वो सारे चीज को देखे, अच्छे से जाने, और उसके बाद जो वहां से अच्छे अच्छे चीज था अलग अलग देशों से हमारे भारतीय संविधान में, जो भारतीय संविधान है उसमें इंक्लूड कर दिया गया। इसलिए हम इनको भारतीय संविधान का क्या बोलते हैं, निर्माता कहकर इनको पुकारते हैं। 6 दिसंबर को बच्चों, कब? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया।
तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब अध्याय आगे बढ़ाते हुए और हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी, उनकी प्रमुख रचना एवं भाषण है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म। उसके बाद है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्रास, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन, एनहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। ऐसे हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। अब देखिए 21 खंडों में प्रकाशित होने का मतलब कि ये छोटे छोटे या उनका जितना भी मतलब ये सारा कहानी संग्रहित है, चाहे जो भी चीज ये लिखे हैं सबको 21 खंड में इसको क्या कर दिया गया है, कल्याण मंत्रालय द्वारा उसको बांट करके या लिख करके और उसको संग्रहालय में रखा गया है, संग्रहित किया गया है। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और हम लोग जानेंगे, उसके बाद अध्याय स्टार्ट होगा तुरंत। देखिए यहां प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव, ये एनहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण दे रहे होते हैं उसको एनिलेशन ऑफ कास्ट रखा गया है और उसी में से ललई सिंह यादव क्या करते हैं, द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। अब यहां पर देख रहे हैं ललई सिंह यादव ये जो भाषण दे रहे हैं एनिलेशन ऑफ कास्ट, ये पुस्तक में लिखी गई है, उसी से ये लिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो एनिलेशन ऑफ कास्ट ये कौन लिखा है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उसमें से ये एक्सट्रैक्ट किए हैं, उसमें से निकाले हैं ललई सिंह यादव और इसको हिंदी में रूपांतरण करके लिखे हुए हैं। क्लियर है? अब देखिए ये ललई सिंह यादव के बारे में थोड़ा सा बता दें। ये एक आर्मी के मतलब सैनिक रहते हैं, फिर वहां से ये निकल जाते हैं और फिर ये एक बार वकील भी बनते हैं और ये जो अपना सारा संपादक होता है, एक बार ये सच्ची रामायण भी लिखते हैं जो पेरियार नायकर स्वामी के द्वारा लिखा हुआ रहता है। तो उसको भी, अब ये जो पेरियार नायकर स्वामी है ये केरल के हैं और मलयालम में सच्ची रामायण लिखे हैं। सच्ची रामायण आप लोग पढ़िएगा तो रामायण और सच्ची रामायण में आप लोग कुछ डिफरेंसेस पता चलेगा। उसमें पूरा रामायण के विरोध में लिखा गया है और उसी में मुझे लग रहा है कि ज्यादा सच्चाई लिखी गई है। तो ललई सिंह यादव वो मलयालम भाषा में लिखा हुआ सच्ची रामायण को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन जब ये छपवाने जाते हैं तो कोई भी प्रेस वाला उसको प्रिंट नहीं करता है। तो ये अपना 13 बीघा जमीन बेच करके ये एक प्रेस मशीन लगाते हैं और फिर वहां से ये पुस्तकों को क्या करते हैं, पुस्तक को छाप के और पूरा बांटते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके विरोध में FIR किया जाता है सच्ची रामायण के विरोध में, क्योंकि वो डायरेक्ट विरोध किया जा रहा था रामायण के बारे में। ठीक है ना, पूरा एकदम जो भी प्रभु श्री राम है उनके विरोध में उसमें लिखा गया था। तो इस पर केस हो जाता है FIR। लेकिन एक बात है कि सच्चाई की जीत होती है और सच्चाई की ही जीत हुई, सच्ची रामायण की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट किसको जीत मतलब सच्चा माना, तो ये ललई सिंह यादव और पेरियार नायकर स्वामी को। सच्ची रामायण ठीक है, आप लोग एक बार मन करे तो पढ़ लीजिएगा। द्वारा किए गए हिंदू रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यह भाषण जाति पाति तुड़क मंडल लाहौर, ये वहां से मतलब लाहौर में अधिवेशन जो हो रहा था जाति पाति तुड़क मंडल वार्षिक सम्मेलन हो रहा था 1936 में के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया। जो सम्मेलन था उसको स्थगित मतलब रोक दिया गया। जो आयोजक लोग थे जो सम्मेलन करवा रहे थे वो लोग अपना उसमें सहमति नहीं जताई, जिसके कारण इसको स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया और यह पढ़ा ना जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। स्वतंत्र पुस्तिका का मतलब कि जो अपने से लिखा जाए उसको स्वतंत्र पुस्तिका कहेंगे। तो ये सारी चीज को इन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखे और वही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ललई सिंह यादव लेकर के आए और उसको श्रम विभाजन और जाति प्रथा रखे, जिसके लेखक कौन कहेंगे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। देखिए प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन
अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उनकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक सम्भ्रात विविधता का दृष्टिकोण उभर सका। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिक, जो मतलब उस समय 1936 में जब भाषण दे रहे होते हैं, उसके बाद जो पीढ़ी आने वाली है उसके बारे में क्या बोल रहे हैं कि जो भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। मतलब 1936 के बाद जो भी है वो सबको ये जानने की जरूरत है, शिक्षाप्रद है, सबको कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को मिलते रहेगा। ये बच्चों, अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि यह विडंबना की बात है। विडंबना मतलब दुख की बात है कि आज भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषक की कमी का मतलब क्या कि जैसे शादी हो रहा है, तो शादी हो रहा है तो जो पूजा पाठ टोटल काम करवाएंगे तो एक ब्राह्मण करवाएंगे, वहां पर सभी जो हित नाता रहेंगे उन सबको माला जो पहनाने के काम करेंगे एक माली करेंगे, वहां पर जितना चौका पूरे माने जो भी सामान जुटाने वाला रहेगा पूजा पाठ के वो सारा नाव करेंगे, और बहुत सारे चीजें हैं जो सब काम को क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे जातिवाद। तो आज भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगर राजनीति स्तर पर भी देखा जाए तो अगर कोई राजनेता अगर चुनाव में खड़ा हो रहा है तो सब लोग क्या करता है कि अरे ये तो मेरा जात के ही है, इसको वोट दे करके इसको जिता लिया जाए। उसके काम के आधार पर उसको नहीं देखा जाता है, तो ये भी जातिवाद होगा। समझ गए क्या बच्चों? अगर काम के आधार पर देखेंगे तो हमारा जो देश है अच्छा से विकसित होगा, और वही कहलाएगा कि हमारा देश अच्छा एक मतलब लोकतांत्रिक देश है। देखिए इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। जो जातिवाद के पोषक है, मतलब पोषक मतलब जो उसको बढ़ावा देने वाले हैं, जो जातिवाद को बढ़ावा देने वाले हैं, ये कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। अभी आपको मैंने 2 आधार बताया कि कोई भी अगर कर्म कांड हो रहा हो, पूजा पाठ, तो उसको जातीय आधार पर दिया जाएगा काम कि तुम इस जात के हो, तुम ये काम करो, ठीक है ना। तो ये उसको तो बढ़ावा ही दे रहा है। दूसरा का आप लोग को राजनीति के आधार पर हमने बताया कि जातिवाद किया जाएगा कि मेरा मतलब ये जात का है, वो एक गुंडा है, अच्छा नेता हो या ना हो, मेरा जात का है, उसको क्या किया जाए, उसको वोट दे दिया जाए। कुछ करेगा तो अपने जात के लिए करेगा। देखिए समर्थन का एक आधार यह कहा जा सकता है कि आधुनिक सभ्य समाज, माने अभी जो पढ़ा लिखा समाज है, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। जो अभी सभ्य समाज है कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, माने कामों को बांटना आवश्यक जरूरी मानता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, चूंकि हमने काम बांट दिया तो काम बांटेंगे कैसे, तो जाति के आधार पर ही बांटेंगे। तो इसलिए बच्चों हम यहां से कह रहे हैं कि ये जो श्रम विभाजन है यही तो दूसरा रूप है, क्या चीज का, जाति प्रथा का। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। देखिए ये श्रम विभाजन काम तो बंटवा दिया, माने काम को तो बंटवा दिया, लेकिन अब जरा आप सोचिए, एक जगह पे आपको मैं बता दे रहा हूं, एक जगह पे एक ब्राह्मण को रख दिया जाए, एक जगह पे एक बच्चों क्या कर दिया जाए, ब्राह्मण को रख दिया जाए, एक ब्राह्मण को रख दिया जाए, और एक रख दिया जाए क्षत्रिय को, एक क्षत्रिय को रख दिया जाए, एक वैश्य को रख दिया जाए, वैश्य को, और एक शूद्र को रख दिया जाए। अब आप ही लोग बताओ कि जब हमने इस काम को बांट दिया कि जो ब्राह्मण है ये क्या करेंगे, ये पूजा पाठ करेंगे, ये पढ़ेंगे, क्षत्रिय क्या करेंगे, तो ये इनका रक्षा करेंगे, जो ब्राह्मण लोग हैं इनका रक्षा करेंगे, कौन, क्षत्रिय। ये सारा मनुस्मृति के अनुसार है। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर वो मनुस्मृति को एक बार जलाते हैं, क्योंकि उसमें उनको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को बहुत सारी कृतियां दिखती है, जिसके कारण वो जला देते हैं। देखिए बच्चों यहीं पर आपको पता चलेगा कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय को क्या बोला गया कि तुम इसका क्या करोगे, सेवा। अब ये 4 लोग रहेंगे, अब बताइए इसमें से किसको ज्यादा अहमियत दी जाएगी, तो ब्राह्मण को दी जाएगी। ब्राह्मण को ये जाहिर सी बात है। तो यही तो ये श्रमिक विभाजन हुआ, यही क्या हुआ, श्रमिक विभाजन। बच्चों श्रमिक विभाजन का मतलब क्या कि जैसे 4 लोग हैं,
4 लोग हैं, अब चारों लोग में अब वो काम तो बांट दिया गया है, लेकिन अब जैसे ही देखेंगे अरे ये तो जूता बनाने वाला है, मोची है, उसको जैसे ही देखा जाएगा बोला जाएगा अरे तुम छुआछूत वाले हो। तो ये श्रम विभाजन किए, लेकिन उसके बाद श्रमिक को भी विभाजन कर दिए, श्रमिक को भी क्या कर दिए, बांट दिए, एक दूसरे से अलग कर दिए। समझ गए बच्चों? इससे पहले वाला था, चलिए देखिए, श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक को भी विभाजित कर दिए, जिसको अब अलग अलग इसको बांट दिए हैं, तो उसको अपने में क्या है, एक द्वेष उत्पन्न हो जाता है, अरे ये सब हमरा से छोड़ जाता है, इस प्रकार से रहता है। जब दुगो बैकवर्ड देखेगा, लेकिन उसी में से अब उसी का बटा हुआ, मतलब दलित से ही बटा हुआ रहेगा, लेकिन उसको क्या कर दिएगा, कहेगा कि ये हमरा से छोटा है, तो उसको श्रमिक विभाजन कर दिया। ठीक है ना? श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं कराती। जो श्रमिक विभाजन है विभिन्न वर्ग में, माने कोई भी वर्ग में अस्वाभाविक विभाजन नहीं कराती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है, जाति प्रथा मतलब कि जाति के आधार पर कोई काम को बांटना, यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं कराती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। मैंने तो अभी आप लोग को बताया कि अगर 4 गो लोग हैं तो उसमें अब भेदभाव रहेगा। भेदभाव क्या रहेगा? अब उसमें से 4 गो जात मान लीजिए रहेगा। एक मान लीजिए दूध निकालने वाला है ग्वाला, एक ग्वाला है मतलब यादव, एक मान लीजिए मोची है जो जूता बना रहा है मोची, एक मान लीजिए बढ़ई है जो लकड़ी के काम कर रहा है, और मान लीजिए कि ब्राह्मण है। क्या है? ब्राह्मण। अब बताइए इस ऊंच नीच को आप लोग देखेंगे कि नहीं? बताइए। अब कहोगे कि हाँ ये ब्राह्मण तो सबसे ऊंची जाति है। अरे भाई किस आधार पर हम बोलेंगे? ये मान लीजिए कि पढ़ा लिखा नहीं है, तो हम कैसे इसको मान ले कि ऊंच जाति है? इसके सिर्फ नाम पे कि ये ब्राह्मण है। अभी इसमें से पढ़ा लिखा भी लोग हैं, मान लीजिए कि ग्वाला जिसको यादव बोलेंगे, अगर पढ़ा लिखा है तो क्या ये इससे ऊंच हो जाएगा? नहीं, ये ऊंच नहीं होगा। लेकिन मनुस्मृति के अनुसार यही तो बोला गया है। तो ये जो जाति व्यवस्था है, ये जाति प्रथा है, ये क्या करता है? तो एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। जिस प्रकार से भारत में ऊंच नीच का भेदभाव है, वो दूसरे देशों में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग और आगे बढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। देखिए, अगर जाति प्रथा है और उसको श्रम विभाजन मान लिया जाए, मान जाति के आधार पर हम काम बांट दिए। अब मान लीजिए कि हम कोई एक मान लीजिए कास्ट है, मान लीजिए कि हम एक यादव हैं और मुझे मन नहीं कर रहा है कि हम गाय को पोसें, भैंस को पोसें और उससे दूध निकालें, लेकिन फिर भी सौंपा जाएगा मुझको जबरदस्ती कि नहीं तुम ये करो, तो मुझे उसमें स्वभाव नहीं भाई है, उसको करने का मेरा मन नहीं है। तो आप ही बताइए उसको मैं क्या करूंगा? टालू टाइप की करूंगा। टालू मतलब टाल दूंगा उस काम को करने में। अब आप ही लोग सोचिए कि अगर आप लोग को थोड़ा सा पढ़ने के लिए मन नहीं करता है तो क्या करते हैं? टाल देते हैं, ए छोड़ो काल पढ़ लेंगे, इस प्रकार से होता है। लेकिन बच्चों आप लोगों को पढ़ाई टालनी नहीं है, उसको उसी समय खत्म कर देना है। अगर दूसरा काम कोई है तो पहले उस काम को पूरा कर लीजिए और उसके बाद पढ़ाई पर आप पूरा फोकस कीजिए। तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, इसको टालू टाइप के किया जाएगा या उसको अच्छे लग्न से नहीं किया जाएगा, अच्छे मन लगा करके उसको नहीं किया जाएगा। देखिए, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। माने हम लोग को ऐसी क्षमता देनी चाहिए, सब लोगों में ऐसी पावर देनी चाहिए कि जो उसको करने का मन कर रहा है वो कर ले, ताकि जो मतलब उसको मन कर रहा है अगर वो मन लगा करके करेगा तो उसमें जरूर बेहतर करेगा। अगर उसे जबरदस्ती कोई काम करवाई जाएगी, उसको करने का मन ही नहीं है और उसे जबरदस्ती करवाई जाएगी तो उसका जरूर अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। समझ गए बच्चों? इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना, माने उसका जो अपना क्या क्षमता है वो मतलब क्या कर सकता है, उसका
जानकारी लिए बिना, उसका विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण माने दूसरे ही दृष्टिकोण से, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। माने अगर बच्चा जो है वो गर्भ में ही है, अभी उसका जन्म भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही उसका काम बांट दिया गया कि जब वो जन्म लेगा तो उसको यही काम करना होगा। जैसे मान लीजिए कि कुशवाहा है तो उसका काम है कि खेती बाड़ी का काम करेंगे सब। अब देखिए आप लोग अगर रहेंगे कुशवाहा तो आप लोगों को बुरा नहीं मानना है, ये जो चैप्टर है इसमें बताया गया है और खास करके मनुस्मृति के अनुसार ये सब कामों को बांटा गया, ठीक है ना। तो रहेंगे तो जो उनके बच्चे होंगे तो बताइए बच्चा अब क्या करेंगे, तो वही खेती बाड़ी में सब्जी का काम करेंगे, सब्जी उगाएंगे। अगर कि यादव है तो उनके बच्चे क्या करेंगे, गाय भैंस को पालेंगे और उससे दूध निकालेंगे, वो सारा चीज काम करेंगे। अगर एक गडरिया के लड़का है तो क्या करेंगे, गडरिया का अगर लड़का है तो सब भेड़ी को रखेंगे और उससे बाल निकालेंगे, उससे ऊल बनाएंगे। ये सारे चीज को काम को बांट दिया गया है। यही एक ब्राह्मण रहेंगे तो क्या करेंगे, ये जाकर के सब पूजा पाठ कराएंगे, जाकर के दूसरे घर से दान दक्षिणा लेंगे और अपने जीवन यापन करेंगे। और बच्चों यही दान दक्षिणा लेकर के अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे, विदेश में। देखिए जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। अब जो बच्चा है गर्भ धारण से पहले उसको तो काम बांट दिए, लेकिन अब वो फिर दोबारा अपना काम बदलेगा नहीं, वो एक ही काम में बंधा हुआ रहेगा, भले उसका काम चले या ना चले, भले वो भूखे मर जाए। इस प्रकार से देखिए भले ही पेशा अनुपयुक्त मतलब वो अच्छा ना हो या अपर्याय होने के कारण यह भूखे मर जाए। अपर्याय का मतलब कि वो पर्याप्त मात्रा में वो बिजनेस न चल रहा हो, उसके बावजूद भी उसको वही काम करना होगा। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। अब मान लीजिए कि एक आदमी है कोई काम कर रहा है और टेक्नोलॉजी के अनुसार बहुत ज्यादा विकास हुआ और जो वो काम कर रहा है उसके जो मतलब उत्पाद बन रहे हैं, चाहे जो भी चीज वो बना रहा है उसका मतलब अब मार्केटिंग बंद हो गया। तो बताइए अब दूसरा तो चयनित करेगा नहीं जाति प्रथा के अनुसार, क्योंकि उसको एक काम में बांधा गया है और वो बंद कर दिया गया। और अब जो तकनीकी के तरीका से, टेक्नोलॉजी के तरीका से अब नया नया चीज जो आएगा तो सब जो चाहेगा कि हम यही खरीद लें, क्योंकि उसमें तो ज्यादा फीचर रहेगा, ज्यादा उसमें गुण रहेगा, विशेषता रहेगा, वो सारा चीज खरीदेगा वो। तो इसका अब क्या रहेगा, काम धंधा जो उद्योग रहेगा वो सब बंद हो जाएगा। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन, माने अकस्मात मतलब अचानक परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके अलावा भूखे मरने के अलावा अब उसके पास कोई चारा नहीं रह जाता है। आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें प्राणवत हो। देखिए अगर उसके माता पिता जो काम कर रहे हैं वही उसके बच्चे काम करेंगे, उसको अब दूसरा काम चयनित करने का अधिकार नहीं है। किसमें, हिंदू धर्म में। यही कारण था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर वो अपना धर्म बदल करके और बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। बौद्ध धर्म एक नियम है, ठीक है ना। चलिए बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अनुमति नहीं देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर, माने पेशा जो है उसको परिवर्तन, माने जो काम है उसको परिवर्तन करने की आजादी न देकर के जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। थोड़ा सा और है, अब हम लोग चैप्टर को खत्म ही करने वाले हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। अगर हम लोग देखें तो श्रम विभाजन की दृष्टि से, माने जो काम बांटा जा रहा है उस प्रकार से भी जाति प्रथा क्या है, गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। जो जाति प्रथा है वो मनुष्य की स्वेच्छा मतलब उसके जो इच्छा है, स्वयं की जो इच्छा है उसके आधार पर इसको नहीं रखा गया है।
मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो शायद मैं पढ़ा नहीं रहा होता आप लोगों को, क्योंकि हम लोग को पढ़ने का कोई अधिकार ही नहीं था। जो बैकवर्ड कास्ट हैं, ओबीसी या एससी एसटी या महिला वर्ग के जितने भी लोग हैं, आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को पता जरूर चलेगा कि ये सभी लोग को, ये जितने वर्ग से रिलेटेड हैं, ये सब लोग को पढ़ने का कोई आजादी नहीं था। पढ़ेगा कौन? तो केवल ब्राह्मण पढ़ेगा। ठीक है, अगर ये सब पढ़ लिया, अगर कहीं मान लो कि पढ़ाया जा रहा है और ये लोग सिर्फ सुन लिया तो इसके कान में शीशा पीस करके डाल दिया जाता था, गर्म कर करके। इस प्रकार से बहुत प्रताड़ित, अगर मान लो कि कहीं उच्चारित कर दिया कोई श्लोक तो उसके जिह्वा को काट लिया जाता था। बहुत मतलब प्रताड़ित किया गया बच्चों। देखो, इस आधार पर हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्यों को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। देखिए, जो गरीबी है चाहे उत्पीड़न है, वो इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं है। गरीबी उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितने की जो निर्धारित कार्य है, मतलब पहले ही से जो कार्य निर्धारित कर दिया गया है उसको अरुचिपूर्वक मतलब कि उसमें मन नहीं लग रहा है फिर भी उस काम को करना पड़ रहा है, अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य के दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। टालू काम मतलब कि आज के काम कल पे, और काम जो है वो कम भी होगा क्योंकि हम उसमें मन नहीं लगाएंगे तो अच्छा काम नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जहां कम काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है। निर्विवाद मतलब कि इसका कोई विवाद नहीं करेगा, इसको कोई विरोध नहीं करेगा, तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। जाति प्रथा क्या है? आर्थिक दृष्टि से भी हानिकारक, क्योंकि अगर मान लीजिए काम बांट दिए और उसका काम नहीं चल रहा है तो बताइए, अब उसके पास पैसा नहीं रहेगा, और पैसा नहीं रहेगा तो खाएगा नहीं। तो ये हम कह सकते हैं ये आर्थिक दृष्टि से भी क्या है, ये हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। समझ गए आप लोग? देखिए, अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर, आलोचना मतलब कि उसका जो दोष है, उसका जो गुण है, वो सारा चीज आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि मैं जातियों के विरोध हूं, तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? मतलब ये बाबा साहेब बोल रहे हैं कि मैं तो जाति का विरोधी हूं, मैं जात पात में कोई विश्वास नहीं कर रहा हूं, तो आखिर हम किसको कहेंगे कि आदर्श समाज ये है? तो देखिए, तो मेरा उत्तर होगा, मेरा मतलब कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता मतलब कि वो जो भी चाहे वो कर सके, और ऐसा करके दिए। भाग 3 में जो संविधान है, भाग 3, उसमें वो अच्छे तरीके से ये स्वतंत्रता दिए हैं, जिसमें आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, कहीं बोल सकते हैं। आप लोग को धार्मिक उन्मूलन की स्वतंत्रता है, मतलब बहुत सारी स्वतंत्रता उन्होंने दिया। समता, जिसमें किसी के बीच भेदभाव ना हो, सब एक समान हो, तो ये समता के, स्वतंत्रता के और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। भ्रातृत्व मतलब कि सब भाईचारा के रूप में रहेंगे। देखिए क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? माने सब, कोई भी अगर कास्ट का आदमी है, कोई भी अगर कास्ट के लोग हैं, तो एक भाईचारे की तरह रहें, वो सब एक दूसरे को दोस्त समझ करके, एक दूसरे को मित्र समझ करके रहें, तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। माने कभी भी कोई परिवर्तन हो तो केवल एक ही पर उसका प्रभाव न पड़े, बल्कि सभी पर उसका प्रभाव दिखे, जो भी चेंज हो। ऐसा ही चाहते हैं। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए।
तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा का यही वास्तविक रूप है। ये बच्चों ऐसा समाज चाह रहे हैं जिसमें स्वतंत्रता हो, जिसमें क्या हो, जिसमें समता हो और जिसमें भ्रातृत्व। और भ्रातृत्व भी कैसा, जिस प्रकार से दूध और पानी का रहता है। जैसे दूध और पानी को एक साथ मिला देते हैं तो उसमें कोई अब अंतर नहीं रह पाता है, डिफरेंसेस नहीं रह पाता है। तो इस प्रकार के चाहते हैं और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। और बच्चों यही है हम लोग का भारत का लोकतंत्र बना, क्योंकि पहले प्रजातंत्र था और अब क्या बन गया, लोकतंत्र। लोकतंत्र बन गया तो ये अब जो पावर है ये लोक में है। लोक में मतलब कि अब लोगों में है, एक तरह से मतलब बोल दिया जाए तो ये जो भारत के लोग हैं उन सब में पावर है। क्या पावर है कि वो अपने से अब सरकार को बनाएंगे, सरकार को गठित करेंगे, जिसको मन करेगा, जिसको ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पावर दिए वोटिंग का। वोटिंग करके हम क्या करेंगे, अपने अनुसार जिसको चाहेंगे उसको बना सकते हैं नेता, ठीक है ना। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, शासन की एक पद्धति माने सिस्टम। जो लोकतंत्र है वो एक शासन की पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। क्योंकि इसमें समाज के सभी लोग जाएंगे, केवल एक वर्ग के लोग नहीं जाएंगे। राजनीति जब करना होगा तो ये क्या करेंगे, जो लोकतंत्र रहेगा इसमें सभी समाज के लोग जाएंगे और जाकर के अपने अनुभवों का आदान प्रदान करेंगे कि मेरे जो है तो इसमें ये सारा चीज का जरूरत है, इनको थोड़ा उत्थान के लिए आप लोग ऐसा कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जा करके और अपना अनुभव देंगे कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। तो बच्चों यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो गया और हम लोग अगले अध्याय में इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारी चीज को हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।